आज जो टॉपिक है हमारा वो है विश्व इतिहास में। फर्स्ट टॉपिक है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो, पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण के क्या कारण थे। तो हम इसको किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं इसके, और विद्यार्थियों को जो किस तरह से उनका आंसर देना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको अध्ययन करते हैं। पुनर्जागरण के बारे में ये कहा जाता है कि विश्व के अंदर, विशेष करके यूरोप, और उस समय सबसे जो प्रगति के पथ पर था वो यूरोप के राष्ट्र ही ज़्यादा थे। तो इसलिए जो ये पुनर्जागरण का जो पीरियड है वह 13वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी के मध्य माना जाता है। और पुनर्जागरण का यहाँ अर्थ ये भी है कि ये जो पुनर्जागरण का मतलब है पुनः जागरण, यानी वो सोए हुए थे, नॉलेज तो था उनके पास लेकिन उसका वो पूरा उपयोग भी नहीं कर रहे थे। इसलिए मध्य यूरोप के अंदर कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, धर्म, समाज, संस्कृति के क्षेत्र में जो मूलभूत परिवर्तन हुए उन्हें सामूहिक रूप से पुनर्जागरण कहा जाता है। एक इतिहासकार हैं स्वेन, वो कहते हैं कि पुनर्जागरण से ऐसे सामूहिक शब्द का बोध होता है जिसे मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल के प्रारंभ तक बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश है। इसका मतलब यह है कि ये जो युग है ये मध्यकाल से आधुनिक युग में प्रवेश दिलाने का काल था। कौन सा? पुनर्जागरण काल। इसमें जो वैज्ञानिक प्रगति हुई, राजनीति में परिवर्तन हुई, धर्म में, समाज में, संस्कृति में, कला में जो भी परिवर्तन आया, उस परिवर्तन ने हमें मध्यकाल से आधुनिक युग में प्रवेश दिलाया। इसी तरह यूरोपीय इतिहासकार फिशर ने भी कहा कि सर्वप्रथम इटली में ये पुनर्जागरण हुआ और इटली के नगरों में प्राचीन यूनानी एवं रोमन कला साहित्य का पुनः सर्जन, क्षेत्र में प्राचीन यूनानी सभ्यता का समावेश, स्थापत्य कला एवं चित्रकला का एक जो नया स्वरूप, व्यक्तित्व है एवं व्यक्तिवादी विचारों का जो विकास हुआ, नवीन दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक आलोचना, छापे खाने का आविष्कार, दर्शन शास्त्र व धर्मशास्त्र का जो नया स्वरूप तथा विवेचन इत्यादि तत्वों तथा विशेषताओं के सामूहिक रूप को पुनर्जागरण कहते हैं। इसमें देखिए फिशर ने कहा है कि इसमें मानववादी सोच है, वैज्ञानिक सोच, प्रगति और पुरानी जो भी कला थी, साहित्य था, चित्रकला थी, उसके अंदर जो आडंबरपूर्ण चीज़ें थी उनकी जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यक्तिवादी विचारों का जो विकास हुआ, जो नए आविष्कार हुआ, जो दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि का जो नया स्वरूप देखने को मिला, उसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी विश्व इतिहास की झलक की किताब लिखी थी, उसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें उसने लिखा है कि पुनर्जागरण का अर्थ विद्या का पुनर्जन्म तथा कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं का विकास है। अब है कि पुनर्जागरण क्यों हुआ, क्या कारण थे। तो इसमें पहला है धर्म युद्ध का प्रभाव। इसको क्रूसेड्स भी कहा जाता है। विशेष करके जो ईसाई और मुसलमानों के बीच फिलिस्तीन की जो पवित्र भूमि थी, यरूशलेम को लेकर के जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष के कारण जो वैज्ञानिक थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक गए आए। इससे ज्ञान का जो प्रसार है वो यूरोप के अंदर बढ़ा। इसी तरह है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया कहते हैं उस समय विज्ञान और नए दृष्टिकोणों का शहर था। जब तुर्कों ने उस पर आक्रमण कर लिया तो कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण से वहाँ के जो कलाकार, वैज्ञानिक, चित्रकार या और भी विभिन्न क्षेत्रों में जो पारंगत व्यक्ति थे वो विशेष करके इटली और यूरोपीय देशों में पहुँचे। उस समय इटली बड़े नगरों का शहर या देश था, इसलिए वहाँ पर
ये लोग ज़्यादा गए, इसलिए वहाँ पर जो अपना ज्ञान विज्ञान उन्होंने फैलाया, लोगों ने उनसे कुछ सीखा, उसने भी पुनर्जागरण में बहुत योगदान दिया। यूरोपवासियों का जब कागज़ का ज्ञान हुआ और 15वीं शताब्दी में जर्मनी के जो गुटनबर्ग थे, जॉन गुटनबर्ग, उसने छापेमारी का आविष्कार किया। इससे ज्ञान का प्रसार और प्रसार अधिक फैला। वजह ये थी कि पहले जो हाथ से लिखी गई पांडुलिपियाँ, वो पांडुलिपियाँ एक तो बहुत समय लगता था उसमें लिखने के लिए। अब वो पांडुलिपियों की जगह विशेष करके छापेखाने से नई किताबें और कम समय में कम कीमत पर छपने लगी। इसलिए लोगों को ये जो साहित्य व ज्ञान विज्ञान से संबंधित जो भी लिखा गया वो आसानी से उपलब्ध होने लगा। यह भी वजह है कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। कुबलाई खान के विशाल साम्राज्य व वैभवपूर्ण दरबार का भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसने भी दुनिया के तमाम बड़े कलाकारों, वैज्ञानिकों आदि को अपने यहाँ आमंत्रित किया था और उन्होंने भी एक नए युग की शुरुआत के लिए प्रयास किया था। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक उस समय वहाँ से निकल करके और वो फिर बाद में यूरोपीय भागों में आए। जब यूरोपीय भागों में आए तो उसने यहाँ पर अपने ज्ञान विज्ञान का खूब प्रचार किया। नवीन पूंजीवादी प्रवृत्तियों का विकास, इसका भी मतलब है कि इटली के नगर और यहाँ के जो समृद्ध व्यापारी अन्य जगह पर जाते थे, वहाँ से जो भी लोग यहाँ पर आते वो अपने साथ अपना ज्ञान भी लेकर के आते थे। विशेष करके इन पूंजीवादी व्यापारी लोगों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति के जो लोग थे उनको आविष्कार के लिए, जो अच्छा साहित्य लिख रहे थे उनको बढ़ावा देने के लिए खूब प्रयास किए, उनकी आर्थिक मदद की। इससे भी यूरोप के अंदर पुनर्जागरण का विकास हुआ। इसी तरह नवीन भौगोलिक खोज, पहले दुनिया के बहुत से हिस्सों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन नवीन जब खोजें हुई तो यूरोप के लोगों के दृष्टिकोण, रहन सहन, ज्ञान विज्ञान आदि में व्यापक परिवर्तन आया। जो पुरातन पंथी उनकी सोच थी उसमें भी परिवर्तन आया, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के और अपने ज्ञान विज्ञान में एक तो वृद्धि की और दूसरी बात ये भी हुआ कि उसने वहाँ का जो ज्ञान विज्ञान वो अपने साथ लेकर के आए। व्यापार की विकास, जिसके फलस्वरूप नगरों का विकास हुआ। धनी व्यापारी वर्ग पैदा हुआ जिसने विलासितापूर्ण जीवन और स्वतंत्र व्यक्तिवादी चिंतन को अपनाया। दूसरा है मानववादी विचारधारा। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ था जिसके अंदर ये कहा जाना चाहिए कि मानव ने मानव के विकास और उसकी भलाई के बारे में सोचा। अब तक मानव ने मनुष्य के लिए न तो कुछ लिखा था और न ही कुछ उसके लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कोई प्रयास किया था। अब जो भी कुछ प्रगति हो रही थी वह मनुष्य को ध्यान में रखकर हो रही थी। इसलिए जो मानववादी विचारधारा का विकास हुआ, इसमें पुरातनपंथी विचारधाराएं, विशेष करके धार्मिक आडंबर, उनसे धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगी। मनुष्य उनसे स्वतंत्र होकर के मानव के कल्याण के बारे में सोचने लगा। इसी तरह जब ये काम हुआ तो नए प्रयोग परीक्षण हुए, तो एक वैज्ञानिक चेतना फैली। नई विद्या, जिसको उस समय कहा न्यू लर्निंग, का विकास हुआ। वैज्ञानिक चेतना का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति, विशेष करके जैसे मान लीजिए व्यापारी या धनी व्यक्ति हैं, उनके पास एक्सपेरिमेंट आदि के लिए पैसा खर्च करने के लिए है, तो उन्होंने इस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे उनको खूब सहायता दी और उन लोगों ने जो नए आविष्कार किए उससे व्यापार वाणिज्य में प्रगति हुई और मानव के जीवन में भी कुछ सुधार आया। इस तरह से जो यूरोप के अंदर जो जितने उपयुक्त कारण हैं वो कारण यूरोप के अंदर एक साथ यानी 200-300 वर्ष के अंदर विकसित हुए
और जिसकी वजह से यूरोप है वो उपमंडुकता से निकल करके और एक खुले वातावरण में आया, खुली सोच विकसित की और जिससे वहाँ पर पुनर्जागरण हुआ और पुनर्जागरण के बाद में एक नए युग का प्रयास हुआ। अब है कि पुनर्जागरण की ऐसी क्या विशेषताएं थी और दूसरी बात है कि ये इटली में ही क्यों विकसित हुआ। उपयुक्त जो भी कारण हमने पढ़े हैं लगभग उन्हीं कारणों के अंदर इस क्वेश्चन का भी आंसर लिखता है। तो निकलता है कि 13वीं से 16वीं सदी तक यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी परिवर्तन हुए उनको पुनर्जागरण का, लेकिन ये मैक्सिमम सबसे पहले इटली में हुए और जो मध्य युग से निकल करके यूरोप आधुनिक युग में प्रवेश किया। तो पहले तो हम पढ़ते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं थी। तो पहला है मानववादी विचार का विकास। इसमें यह संदेश नहीं था कि धर्म व मोक्ष की चिंता छोड़कर इस जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए। यानी अब तक जो प्रयास हो रहा था वो लोक को सुधारने का नहीं बल्कि परलोक को सुधारने का हो रहा था। लेकिन पुनर्जागरण काल के अंदर इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कि सबसे पहले मानव हित के लिए काम किया जाए, परलोक को बाद में सुधारना है और इस लोक में मानव के क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या पीड़ा है, उसके अंदर सुधार करना चाहिए। इसलिए जब मानववादी विचारधारा का विकास हुआ तो पुनर्जागरण हुआ। तो पहली विशेषता थी मानववादी विचारधारा का विशेषता। दूसरा, स्वतंत्र व्यक्तित्व एवं व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास। इसमें भी है व्यक्ति ने अपने लिए सबसे पहले कार्य किया। पहले मनुष्य जो कार्य करता था वो धर्म सम्मत है या नहीं है, या इससे धर्म के लिए क्या जगह है, धर्म के अनुसार ये काम करना या चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें सारी, यानी यहाँ पर भी वही चीज़ है कि परलोक को ध्यान में रख करके जब काम किया जाता था। समाज के बहुत से बंधन थे, बड़े धार्मिक नेता थे उनके भी बंधन थे, चर्च क्या कहता है वही करना था। लेकिन इस समय मनुष्य स्वतंत्र हो गया, उसने न तो चर्च की परवाह की और न धर्म की परवाह की। मनुष्य ने अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करने के लिए प्रयास किया। तो ये दूसरी विशेषता थी। तीसरी बात है कि अब तक जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए, विशेष करके धर्म पर ही लिखा जाता था उस समय, मानव पर, मानव की समस्याओं पर, प्रकृति पर, इन पर बहुत कम लिखा जाता था। वैज्ञानिक चीज़ों पर बहुत, नए प्रयोग परीक्षण पर बहुत कम लिखा जाता था। लेकिन इस युग के अंदर दो चीज़ें आई। एक तो मनुष्य ने धर्म को छोड़ दिया, अब हर चीज़ पर वो लिख रहे थे, चाहे वो विज्ञान पर लिख रहे हैं, वो कला पर लिख रहे हैं, मनुष्य के कल्याण पर लिख रहे हैं, सब पर लिख रहे हैं। लेकिन वो जो लिखा था वो भी उसने एक काम किया कि उसने लोक भाषाओं में लिखा। लोक भाषाओं का मतलब है जन सामान्य की भाषा। इटालियन का भी विकास हुआ, अंग्रेजी का भी विकास हुआ, जो भी जिस क्षेत्र के अंदर अपनी जो भाषा बोल रहा था उन भाषाओं के अंदर साहित्य हुआ। इससे दो चीज़ें हुई, एक तो लोक साहित्य का विकास हुआ, लोक भाषा का विकास हुआ, और दूसरा अपनी भाषा में लिखी हुई चीज़ें जब लोगों को मिलने लगी तो उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, उनकी सोच में परिवर्तन आया और उनको सीखने में सहायता मिली। दूसरी है जिज्ञासा प्रवृत्ति, बौद्धिक दृष्टिकोण, ये वैज्ञानिक विचारधारा का विकास हुआ, क्योंकि कुछ जो परीक्षण किए उससे नई चीज़ें निकल कर गया। तो ये चीज़ भी सामने आई कि बार बार हम प्रयोग और परीक्षण करेंगे तो कुछ नई चीज़ें ईजाद होंगी, नई मशीनें बनेंगी, मनुष्य का काम आसान होगा। इसलिए वैज्ञानिक विचारधारा का विकास हुआ। प्राचीन यूनानी व रोमन वैभव से प्रभावित था। ये यूनान और रोमन का जो प्रभाव था उससे भी प्रभावित था, क्योंकि यूरोप के अंदर उसी तरह की कलाएं, उसी तरह की डिज़ाइन, उसी तरह का स्थापत्य, उसी तरह के, मतलब उससे प्रभावित होकर के ये लोगों ने लिखना शुरू किया और फिर बाद में उनकी जो अच्छी चीज़ें थी उनको अपनाया, बुरी चीज़ों को नहीं अपनाया। तो इससे भी क्या हुआ कि ये यूनानी और जो रोमन संस्कृति थी इन्होंने भी इनको प्रभावित किया। मध्यकालीन व्यवस्था के अवशेषों पर एक नवीन युग का आरंभ हुआ। कहने का मतलब है चीज़ वही थी, धरातल वही था, नींव वही थी, लेकिन उनमें सुधार करके एक नए युग का विकास किया गया। तो ये भी इनकी विशेषता थी। और पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ।
ये भी इनकी विशेषता थी। इटली के अंदर ही सबसे ज़्यादा पुनर्जागरण यानी शुरुआत भी वहीं से हुई और वहीं से पूरे यूरोप में फैला। अब इसके भी कई कारण हैं। पहला तो है इटली का जो व्यापार था वो काफ़ी उन्नत था और बड़े बड़े नगर थे। नगर के अंदर बड़े धनपति सेठ थे। उन्होंने लोगों को आश्रय दिया, कला को सहारा दिया और अपना व्यापार वाणिज्य बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह की वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं थी जहाँ वैज्ञानिक नई चीज़ें ईजाद करने की कोशिश कर रहे थे, उनका सहयोग भी किया। इसलिए उन लोगों को जो इस तरह का काम कर रहे थे उनको इटली के बड़े नगर वेनिस है, फ्लोरेंस है, मिलान है आदि के अंदर सहारा मिला और यहाँ आने के लिए वो प्रोत्साहित हुए। दूसरा, प्राचीन रोमन वैभव का प्रभाव। रोमन वैभव, उनका दरबार, उनकी शान और शौकत, वहाँ के शहरों का जो डिज़ाइन थी, सुंदरता थी, उन्होंने अपने आप लोगों को रोम की तरफ, इटली की तरफ आकर्षित कर दिया। वैसे वह धर्म का केंद्र था, ईसाई संस्कृति का बड़ा केंद्र था। पोप की कला और साहित्य को जो पोप ने संरक्षण दिया था उससे प्रभावित होकर के लोग आए। दूसरी है कि इटली के अंदर अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। विश्व के माने जाने विश्वविद्यालय उस समय इटली में थे। इसलिए लोग जो विद्वान थे, ज्ञानी थे, बुद्धि वाले थे, वो अपना ज्ञानार्जन के लिए यहाँ पर पढ़ने के लिए यहाँ पर वो आए और यहीं पर फिर बाद में उन्होंने अपनी कला को दिखाने का जो अवसर मिला वो दिखाया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो यहाँ भी इस तरह के जो लोग थे उन्होंने भी आकर के शरण इटली में ली। इसलिए जब वो विद्वान लोग यहाँ पर आए, बेस्ट कलाकार, चित्रकार वहाँ पर आए, तो वो काम भी वहीं करेंगे। इसलिए वहाँ के जो लोग आए उनको शरण भी यहाँ मिली। धर्म युद्धों में जो भाग लेकर के लौटने वाले जो ईसाई थे उन्होंने वहाँ की यूनानियों की या जो कहते हैं कि कुबलाई खां वगैरह था उनकी संस्कृति देखी, उनमें जो कुछ अच्छी चीज़ें देखी वो चीज़ें वो अपने साथ लेकर आए। वो इटली में बस गए। कुछ लोग वहाँ के युद्धों आदि से परेशान होकर के भी यहाँ आए थे, तो वो अपने साथ ज्ञान विज्ञान भी लेकर के आए थे। और एक कारण ये भी है कि मार्को पोलो की मंगोल दरबार व पूर्वी देशों की जो यात्रा की, जैसे चीन ने बहुत पहले कागज़ का विकास कर लिया था, बुनमा का विकास कर लिया था, तो वो चीज़ें जब यात्रा करने आया तो वहाँ के इस तरह के यंत्र आदि चीज़ें देखी, तो वो अपनी यात्रा के बाद जब वापस आया तो ये चीज़ें भी वो साथ लेकर के आया और इससे भी इटली के अंदर प्रोग्रेस हुई। इसलिए इटली के अंदर ही पुनर्जागरण हुआ। धन्यवाद।